Good afternoon everyone. Welcome to Super 20 Institute and I am back again to teach bio. So हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में अपना यूनिट सेकेंड का चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, हम लोग यूनिट फर्स्ट से डील कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज कंसर्न विद ह्यूमंस. ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था, हम लोगों ने कल अपना मेल गैमीट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ा था. ठीक है, हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमने अब एक मेल गैमीट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमीट के बारे में. ठीक है, तो फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इसको हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको oogenesis के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज oogenesis. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, oogenesis. ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे oogenesis के डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ formation of female gamete, that is egg or ovum, is known as oogenesis. ठीक है, oogenesis कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज नोन एज oogenesis. जहाँ पे एग या ओवम की फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम oogenesis के नाम से जानते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक spermatogenesis, oogenesis also divided into 3 phases. क्या लिखेंगे हम, oogenesis is also divided into 3 phases. कौन कौन से 3 phases आते हैं ये, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला फेज कौन सा पढ़ा था हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, कौन सा फेज आता है हमारे पास सबसे पहला, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं दैट इज नोन एज मल्टीप्लाई हो गया तो वहां पे क्या होगी, ग्रोथ. ठीक है, तो नेक्स्ट को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फेज आता है दैट इज नोन एज मल्टीप्लाई भी हो गया, वहां पे ग्रोथ भी होगी. अब हम जो हमारे पास थर्ड चीज आएगी वो होगी हमारी मैच्योरेशन फेज. क्या बोलेंगे थर्ड फेज को, मैच्योरेशन फेज. ये तो बेसिक आइडिया था आप लोगों को बताने के लिए कि oogenesis के प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है. ठीक है, फीमेल गैमीट की डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, फीमेल गैमीट हमारा क्या होता है, ओवम या एग. ठीक है, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर भी 3 फेजेस है हमारे पास. सबसे पहला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फेज, देन है हमारे पास ग्रोथ फेज एंड आफ्टर दैट इट इज मैच्योरेशन फेज. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, oogenesis है ना, जो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है, क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. अब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है oogenesis, इसको हम लोग देखते हैं अभी डिटेल में. ठीक है, अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ठीक है, अगर तो क्लियर है तो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है, oogenesis से पहले, स्टार्ट होने से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे,
होते हैं जर्म सेल्स, ठीक है, जिन्होंने आगे जाके ओवम या एग को बनाना है, ठीक है। अगर तो हमारे पास फीमेल फीटस है, ठीक है, फीमेल फीटस है, तो जो फर्स्ट मंथ होगा जेस्टेशन पीरियड का, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ gestation period, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे अगर हम फीमेल फीटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन सेकेंड मंथ ऑफ gestation period, सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में मल्टीप्लिकेशन होगी एज वेल एज प्रोलिफरेशन होगी। क्या होगी, प्रोलिफरेशन, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस द नंबर विल ऑब्वियसली इंक्रीज। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और प्रोलिफरेशन भी हो रही है, इट मीन्स द नंबर विल ऑब्वियसली इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हो गया तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएंगे 6 मिलियन, ठीक है। कितने बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल, 6 मिलियन। उसके बाद क्या होगा, ये सब कुछ सेकेंड मंथ में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में प्रॉब्लम नंबर हो जाएगा 7 मिलियन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 मिलियन। क्या बताया मैंने आपको, अगर तो फीमेल फीटस है, राइट, तो क्या होगा, फर्स्ट मंथ में जेस्टेशन के हमारे पास इनिशियली 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, वहां पे सेकेंड मंथ में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी एज वेल एज वो सारे सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, प्रोलिफरेशन भी हो रही है, ठीक है। इट मींस इट वुड लीड टू द इंक्रीज इन नंबर, राइट। नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे पास कितने फॉलिकल्स बन जाएंगे, 6 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ मंथ में 6 मिलियन से नंबर इंक्रीज होकर 7 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। यहाँ तक आपको आई होप सब कुछ क्लियर है। अब हमारे पास 7 मिलियन बन गए है ना, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद का हम डिस्कस करते हैं। जब 7 मिलियन हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एट्रीशिया स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, एट्रीशिया विल स्टार्ट। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एट्रीशिया क्या है ना। एट्रीशिया वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकल्स जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। जब एट्रीशिया होगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, एट लास्ट सिर्फ 2 मिलियन फॉलिकल्स will be left at the time of birth, ठीक है। बर्थ तक आते आते सिर्फ 2 मिलियन फॉलिकल्स रह जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब ये चीज हो गई उसके बाद ना फिर थोड़ा सा एक रेस्टिंग फेज आ जाता है, ठीक है। बर्थ हो गया फीमेल चाइल्ड का, तो उसके पास जो बच्चे हैं फॉलिकल्स वो सिर्फ 2 मिलियन रहेंगे, ठीक है।
will be left in each ovary, ठीक है। क्या होगा, जब बर्थ हुआ, ठीक है, मैंने आपको बताया वहां पे 2 मिलियन रह गए, ठीक है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जाते जाते क्या होगा, सिर्फ 60 से 80 हजार तक फॉलिकल्स ही रह जाएंगे हर एक ओवरी में बचे हुए, ठीक है। उसमें से भी जो मेन चीज आपको देखने वाली है वो ये है, आउट ऑफ 500 फॉलिकल्स, मतलब टोटल 500 फॉलिकल्स अगर हमने लिए हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक ही मैच्योर होके ओवम बनाएगा। ओनली वन विल मैच्योर इनटू एन ओवम और यू कैन से एग, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको भी क्या बताया, बर्थ से लेके जब प्यूबर्टी तक हिट किया तो वहां पे सिर्फ 60 से 80 हजार तक फॉलिकल्स ही बचे एक ओवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम 500 फॉलिकल्स लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने 500 फॉलिकल्स लिए, उन 500 में से सिर्फ एक ही है जिसने आगे जाके मैच्योर होके ओवम बनाना है, ठीक है। आई होप आपको मैंने जितना समझाया यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं oogenesis, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जर्म सेल लिया, ठीक है, और यू कैन से प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन फेज ही बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है फर्स्ट फेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्राइमरी oocyte, क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस, मतलब नंबर इंक्रीज ही करेगा, तो प्राइमरी oocyte हमारा 2n होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा सेकेंड फेज, दैट इज ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। अब ग्रोथ फेज में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, दैट इज वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। अब वाइटेलोजेनेसिस क्या होती है, किसी को आइडिया है, डज एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट वाइटेलोजेनेसिस, किसी को कुछ पता है वाइटेलोजेनेसिस होती क्या है, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। वाइटेलोजेनेसिस क्या है, it is the process of formation of yolk, ठीक है। जिस प्रोसेस से yolk की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम वाइटेलोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ 2n ही रहेगा, ग्रोथ फेज में भी नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ साइज में इंक्रीज होगा सेल के, ठीक है, जो सेल है वो साइज में इंक्रीज करेगा, ठीक है, सेकंड फेज में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फेज में वाइटेलोजेनेसिस भी हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास सेल बना उसके अंदर 2 मेयोटिक डिविजन्स होंगी, ठीक है, एक मेयोसिस 1 होगी और एक मेयोसिस 2 होगी। जब तो मेयोसिस 1 होगी, ठीक है, अब आपको पता है मेयोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है, क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा, ठीक है। ये छोटा सा सेल को हम किस नाम से जानते हैं, पोलर बॉडी के नाम से, ठीक है। अब जो पोलर बॉडी है ना वो डीजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। वैसे तो ये वाली डिवीजन यहीं तक होगी, बट अगर स्पर्म आ गया तो फिर यहाँ पे मियोसिस 2 भी होगी, ठीक है, मियोसिस 2 होगी तो फिर हमारे पास 2 ही सेल्स बनेंगे, एक पोलर बॉडी और दूसरा ओवम, ठीक है। ये पोलर बॉडी फिर से डीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है, और एट दैट हमारे पास क्या होगा, ओवम बचेगा जिसका जो प्लॉइडी है इट विल बी एन, ठीक है।
by the entry of sperm, ठीक है। जब पता है कि स्पर्म की एंट्री हो गई है तो मैच्योर ओवम चाहिए, तब मेयोसिस 2 होगी, ठीक है। इस बॉडी को हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और इसको हम बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। मेयोसिस 1 में हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो रही है और मेयोसिस 2 में हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो रही है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने ओवोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। As we already know that oogenesis consists of 3 phases. First one is multiplication phase, second one is growth phase and third one is maturation phase, ठीक है। तो क्या होगा, जो जर्म सेल है उसमें माइटोसिस होगी, प्राइमरी ओवोसाइट होगा, ठीक है। प्राइमरी ओवोसाइट में ग्रोथ होगी तो वो एक वही सेल साइज में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब वो साइज में इंक्रीज हुआ उसके बाद वहां पे लास्ट फेज स्टार्ट होगा, दैट इज मैच्योरेशन फेज। वहां पे क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर 2 डिविजन्स होती है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, ठीक है। मेयोसिस 1 होगा तो एक पोलर बॉडी रिलीज होगी और एक एग सेल रिलीज होगा, ठीक है। तो जो पोलर बॉडी है वो तो डीजनरेट कर जाएगी विद टाइम। जो एग सेल है उसमें फिर से डिवीजन होगी, मेयोसिस 2 होगी। वो कब होगी, जब स्पर्म की एंट्री होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, मेयोसिस 2 इज ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। जब मेयोसिस 2 हो गई तो हमारे पास क्या बनेगा, फाइनली फुल्ली मैच्योर ओवम बन जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। जो सेकंड पोलर बॉडी है वो भी डीजनरेट कर जाएगी जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हुई थी, ठीक है। आपको oogenesis का प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चलो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास मैच्योर ओवम या एग बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ना एग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी एग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो ओवम और एग है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को हम 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ठीक है। कितनी योग प्रेजेंट है कितने अमाउंट में, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो आता है दैट इज माइक्रोलेसाइथल एग्स। कौन से होते हैं, माइक्रोलेसाइथल एग्स। माइक्रोलेसाइथल एग्स हमारे पास कौन से हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जिस बच्चे को आइडिया नहीं है कि योग क्या है, योग इज अ रिजर्व फूड मटेरियल विच असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट और यू कैन से बेबी की डेवलपमेंट, चाहे वो बर्ड्स के केस में हो, मैमल्स के केस में हो, ठीक है। तो योग ने हमेशा डेवलपमेंट में असिस्ट करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। तो माइक्रोलेसाइथल एग्स कौन से होते हैं, इन विच द योग इज जिसमें जो योग है ना वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइक्रोसाइथल एग्स के केस में इसकी एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, ह्यूमन एग्स। कौन से, इंसानों के अंडे, ठीक है। इसमें योग बहुत कम प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है फीटस की, उसको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है या जो भी उसकी नेसेसिटीज हैं उसको कौन पूरा कर रहा है, उसको प्लेसेंटा पूरा कर रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा ही मदर की बॉडी से फूड, न्यूट्रिशन, गैस
एक्सेस, डाटा नेसेसरी, है ना, वो सब कुछ कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, टू द डेवलपिंग फीटस, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है दैट इज मीसोलोसाइकेलाइट्स। अब मीसोलोसाइकेलाइट्स कौन से हैं? in which the yolk is present in moderate amount, ठीक है, एक मॉडरेट से अमाउंट में योग प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फ्रॉग के अंडे, ठीक है, किसके? फ्रॉग के। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है दैट इज माइक्रोसाइकेलाइट्स, ठीक है। ये कौन से एग्स होते हैं? in which the yolk is present in लार्ज अमाउंट, ठीक है, क्योंकि सारी डेवलपमेंट की जो नेसेसिटीज हैं वो एक्सक्यूज मी योग ने ही पूरी करनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल किसके हो गया? बर्ड्स के अंडे, ठीक है, एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यहां तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम एक देख लेते हैं, हमारे पास एक एग का नाम आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लेडोइक एग्स। क्या बोलते हैं? क्लेडोइक एग्स। पता होना चाहिए आपको अगर क्वेश्चन आ जाए क्लेडोइक एग्स, है ना, क्या होते हैं? ये सेल्फ सफिशिएंट एग्स होते हैं, ठीक है। क्यों इनको सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा योग का अमाउंट प्रेजेंट होता है, मतलब क्या देखेंगे हम लोग? sufficient amount of yolk is present to assist the complete embryonic development। क्या बोला है इन्होंने? क्लेडोइक एग्स को हम सेल्फ सफिशिएंट एग्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो क्लेडोइक एग्स क्या है? हमारे सेल्फ सफिशिएंट एग्स होते हैं, इनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होती है ताकि वो पूरी की पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को असिस्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ हमने अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है एग्स की, सबसे पहले हमने योग के अमाउंट के बेसिस पे पढ़ी, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा, माइक्रोलोसाइकल, मीसोलोसाइकल एंड मैक्रोलोसाइकल, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू विद द एग्जांपल्स, है ना। तो अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं होमोलोसाइकल और आइसोलोसाइकल एग्स, ठीक है। कौन से आते हैं? होमोलोसाइकल और यू कैन से आइसोलोसाइकल एग्स। तो जो होमोलोसाइकल और आइसोलोसाइकल एग्स है उनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं योग की, ठीक है। क्या होता है?
योग की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल है इसकी ह्यूमंस। क्या है? ह्यूमंस। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप आते हैं दैट इज टीलोसाइथेलाइट्स। दूसरे टाइप के एग्स हमारे पास कौन से होते हैं? टीलोसाइथेलाइट्स। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योग, maximum amount of yolk is present on the one side। ठीक है, दो साइड्स होते हैं ना, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है योग का वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के एग्स को हम क्या बोलते हैं? टीलोसाइथेलाइट्स। ठीक है, किस केस में होते हैं? बर्ड्स के केस में, और यू कैन से रेप्टाइल्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उनको टीलोसाइथेलाइट्स में बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और कैटेगरी आती है सेंट्रोसाइथेलाइट्स। कौन से? सेंट्रोसाइथेलाइट्स। अब आपको इसका नाम पढ़ के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो योग है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? द योग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग। ठीक है, जो योग है वो एग के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स के केस में होते हैं हमारे पास सेंट्रोसाइथेलाइट्स। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर है। एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स पढ़ा, हमने पहले उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, अब हमने जो सेकंड तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इट इज बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि योग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एग के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आते हैं होमोसाइथेलाइट्स। ठीक है, वो क्या होता है? वहां पे जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है थ्रू आउट द एग। ठीक है, तो ये किस तरह के एग्स होते हैं? ह्यूमंस के जो अंडे होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं टीलोसाइथेलाइट्स, जहाँ टीलोसाइथेलाइट्स में क्या है? जो मैक्सिमम अमाउंट है योग का तो वो एक ही साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे अंडे हमें किस में मिलते हैं? बर्ड्स में मिल जाते हैं, एक्सक्यूज मी, रेप्टाइल्स में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज सेंट्रोसाइथेलाइट्स। अब सेंट्रोसाइथेलाइट्स क्या है? जो योग का अमाउंट है वो सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के एग्स हमें किस में मिलते हैं? इंसेक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ। ठीक है, हमने जितना भी पढ़ा है आपको क्लियर है, तो मुझे बता दो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना फिर हम लोग आज 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, जितनी देर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व ना होते रहे तो मतलब क्लास लेने का मजा ही नहीं है ना। थोड़ा आप लोगों के भी दिमाग खुलता है, दिमाग चलाते हो जब। करें फिर क्वेश्चन सॉल्व? करें स्टार्ट? चलो देखते हैं किसको कितना आता है। ठीक है, so first question is which hormone of the pituitary gland, ठीक है, regulates the सर्टोली सेल्स। क्या पूछा उन्होंने? पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहले आएगा तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच और इनहिबिन। ठीक है, तब तक आप सोचिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे देती हूँ। ठीक है, स्टॉमिएशन इज द release of
urethra, sperms from prostate gland, third option is sperms from seminiferous tubule, or the option is none of the above. क्या पूछा मैंने आपसे? पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है which hormone of the pituitary gland regulates the Sertoli cells. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसको कौन रेगुलेट करता है? कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का? ऑप्शन में आपको दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इनहिबिन. ठीक है, यस यू आर राइट, इट इज एफएसएच. ठीक है, एफएसएच रिलीज करते हैं हमारा पिट्यूटरी, उसी को एफएसएच ही हमारे सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करके रखता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास दिया है स्पर्म्स फ्रॉम यूरेथ्रा, सेकंड में दिया है स्पर्म्स फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन में दिया है स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड द डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. मैंने आपको पढ़ाया था ना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तीनों चीजों को मैंने अच्छे से एम्फसाइज करके बताया था कि क्या होता है. तो स्पर्मिएशन बेसिकली क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, जब स्पर्मेटेड स्पर्म्स में मैच्योर हो गए, ठीक है, वो अपने हेड जाके सर्टोली सेल्स से नर्व सेल्स में जाके एम्बेड कर देते हैं, वहां पे न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, तब वो जाके रिलीज होते हैं. ठीक है, तो जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अब एक और क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं. चलो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, दो क्वेश्चन सॉल्व करके एक और पूछते हैं. एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पर्म के कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? पहले तो मुझे ये बताओ. ठीक है, क्या पूछा मैंने आपसे? एक्रोसोम इज फिल्ड विद, किससे बना होता है? एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, या नन ऑफ द अबव. ठीक है, एक्रोसोम. ठीक है, पहले मैंने सबसे पहले आपसे क्या पूछा? एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यस यू आर राइट, इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. जो स्पर्म का हेड रीजन है, एंटीरियर साइड पे हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है हेड रीजन के अंदर. ठीक है, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनका मेन क्या होता है? एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना. तो आंसर क्या होगा? इट वुड बी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो हमारा एक्रोसोम किससे भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरा होता है. ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें. आज मेरा क्लास एंड करने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है डैश इज एन ऑर्गन विच कनेक्ट्स मदर टू द फीटस. कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मदर को फीटस से कनेक्ट करता है? पहला है एंडोमेट्रियम, कोरियन, प्लेसेंटा, and the D option is none of the above. None of the above.
क्या पूछा मैंने आपसे? डैश इज एन ऑर्गन विच कनेक्ट्स मदर टू द फीटस। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मदर और फीटस को कनेक्ट करके रखता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, किसी को भी आता होगा, जल्दी से पूरी क्लास मुझे आंसर करो। यस, कलेक्टिवली तुम्हारा आंसर सही आया है, इट इज प्लेसेंटा, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप जितना भी मैंने आज आपको करवाया है सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, हमने ओजेनेसिस भी कंप्लीट कर लिया, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग एक छोटी सी चीज देख लेंगे, दैट इज एक बार स्ट्रक्चर ऑफ ओवन देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवन को डिस्कस कर लेंगे कल हम लोग, फिर हमारा जो आगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कल पहले ये सब कुछ रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब आपको पुराने बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आप अपने साथ में जो आपको डीपीपी दे रखी है उसको सॉल्व कीजिए। अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्लास में आके सबसे पहले मुझसे डिस्कस कीजिए कि मैम हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग आज की क्लास यही एंड करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन।